हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लीगल एस्पेक्ट के ये 7 यूनिट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें एलएलपी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये सभी 7 के 7 यूनिट एक ओवरव्यू पर्पस के लिए इसमें पूरे वीडियो में मैंने कवर करे हैं एंड विथ एमसीक्यू कवर करे हैं, तो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन डिटेल वीडियोज़ में बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर कवर करने वाली हूँ। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, एक रिवीजन पर्पस के लिए ही एक वीडियो है, जिसमें आपको ये 7 के 7 यूनिट्स आपको इसमें कवर कर रही हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। फर्स्ट एलएलपी एक्ट 2008। तो फर्स्ट द पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12 दिसंबर 2008। ठीक है, आपको डेट के साथ भी चीज़ों को याद रखना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ असेंडेड द बिल ऑन 7 जनवरी 2009 and called as a Limited Liability Partnership Act 2008 and many of its as section got enforced in 31st March 2009। तो पार्लियामेंट में 7 जनवरी को हुआ था, लेकिन वो एनफोर्स में कब आया था? 31 मार्च 2009। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चंस पे फ्रेम होते हैं, तो आपको डेट यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। लीगल एस्पेक्ट एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको डेट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। This act has been enacted to make provisions for the formation and regulation of limited liability partnerships and for the matter connected there with or incidental thereto। The LLP Act 2008 has 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। एंड इट ऑल्सो बी नोटेड दैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द एलएलपी एक्ट। तो असर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट फॉर्मेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर है साइलेंट फीचर्स, क्या है इसके? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप एलएलपी इज़ अनलिमिटेड। ठीक है कि एलएलपी क्या है कि वो एक पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी का एक हाइब्रिड वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो अनलिमिटेड है। एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें लीगल सेपरेट फॉर्म दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी के जो डेफिनेशंस या उसके जो प्रोविजंस है वो एलएलपी के लिए भी सेम ही है, जिसमें वो बॉडी एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके पास अपना खुद का कॉमन सील भी है। तो ये सब जो चीज़ें कॉमन थी वो सब इसमें भी एज इट इज़ है। म्यूचुअल एजेंसी, तो ऑल पार्टनर्स विल बी द एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय इट्स एक्ट्स। तो ऑल पार्टनर एजेंट एलएलपी अलोन के लिए, जो सभी पार्टनर्स है वो एलएलपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, तो एलएलपी ये एग्जाम में बहुत पूछे जा सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन। कैन नॉट बी फ्रेम द चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है, ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही ओपन हो सकता है एलएलपी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं हो सकता। फिर है इन्वेस्टिगेशन, तो एलएलपी की इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? तो इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एलएलपी की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। फिर फॉरेन एलएलपी, तो ऐसा होगा कि जो फॉरेन मेंबर है वो पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हु मे द पार्टनर ऑफ एलएलपी, तो उसमें पार्टनर कौन बन सकता है? तो सेक्शन 5, यहाँ पे सेक्शंस भी बहुत ध्यान से आपको देखने हैं। सेक्शन 5 प्रोवाइड दैट एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी पार्टनर ऑफ इन एलएलपी। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल, तो कौन नहीं बन सकता, कौन बन सकता है वो कहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 5 में दिखाया हुआ है कि कोई इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। और कौन नहीं बन सकता पार्टनर? जो अनसाउंड माइंड नेचर का है या इंसॉल्वेंट है या फिर ही हैज़ अप्लाइड टू एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट टू हिज एप्लीकेशन इन पेंडिंग। ठीक है, या तो उसने कोर्ट में अप्लाई कर दिया है कि वो इंसॉल्वेंट बनने वाला है या दिवालिया बनने वाला है, इस तरह से। फिर है ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी इज़ डन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो वो कौन करता है पूरा का पूरा मैनेजमेंट? क्योंकि अनलिमिटेड पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, 50, 100 कितने भी हो, तो उसमें कितने हैं? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है जो उनकी ही फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो क्या उनके पास क्या होता है? डिन नंबर होता है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, कि पूरा एक ओवरव्यू ही वीडियो में लिया है। इन डिटेल में वीडियो बहुत जल्द वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ।
फिर है डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डेजिग्नेटेड पार्टनर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो रूल नंबर 9 बोलता है कि प्रिस्क्राइब दैट द पर्सन शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो रूल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि ये सब चीज़ें होंगी तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। हैज़ एट एनी टाइम विद इन अ प्रीसीडिंग 5 ईयर हैज़ बीन एडजस्टेड इंसॉल्वेंट। ठीक है, पिछले 5 सालों में वो एज ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ हो। सस्पेंड और हैज़ एट एनी टाइम विद इन अ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स में सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर, कि उसने पिछले 5 साल में अपने क्रेडिटर्स को पे ना करा हो। हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। ठीक है, कि मोरल किसी इस तरह से किसी की छेड़खानी में या इस तरह से कोई मोरल इश्यूज़ में वो फंसा हुआ हो। फिर सेंटेंस टू द रिस्पेक्ट हेयर ऑफ द इम्पर्समेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से कम की उसकी जेल हुई हो उसको। ही हैज़ कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट, या तो कोर्ट ने उसे सेक्शन 30 के अंदर किसी ऑफेंस में उसको मतलब जेल हुई हो उसको। तो ये सभी चीज़ें इस डिस्क्वालीफाई पार्टनर में ले हो जाएगी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और रूल नंबर 9 है, तो ये सभी चीज़ों भी आपको ध्यान रखनी है। फिर है व्हेन डिड LLP एक्ट 2008 कम इनटू फोर्स। ठीक है, तो 31 मार्च 2009। विच सेक्शन ऑफ LLP एक्ट 2008 डील विद द चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो सेक्शन 9 ऑफ LLP एक्ट 2008। विच सेक्शन ऑफ LLP एक्ट 2008 डील विद द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो सेक्शन 6 ऑफ द LLP एक्ट। सेक्शन 12 ऑफ LLP एक्ट 2008 डील विद द इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल एस्पेक्ट में। LLP शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फिर हाउ मैनी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर इन LLP। तो एटलीस्ट 2। ठीक है। फिर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो LLP एक्ट किस तरह से फ्रेम होता है। तो फर्स्ट रिजर्वेशन ऑफ नेम, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, एंड थर्ड स्टेप है LLP एग्रीमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट तो LLP को अपना नाम के लिए रिजर्वेशन रखवाना चाहिए, मतलब नाम के लिए अप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो सेक्शन 16 बोलता है ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द पर्सन में अप्लाई इन LLP फॉर्म नंबर 1, जिसके लिए उसको फॉर्म नंबर 1 भरना पड़ेगा अलॉन्ग विथ द पेमेंट ऑफ फीस ऑफ द 200 रुपीज़ फॉर द रजिस्ट्रार हैविंग अ jurisdiction where the registrar office to the LLP is to be suited. This application shall indicate that the name of the proposed LLP. रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है, प्रोवाइड दैट द नेम ऑफ द LLP शैल नॉट बी वन प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बेल्ड एंड द नेम प्रिजर्व ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ एक्ट 1950। ठीक है। एंड रूल नंबर 18 सबसेक्शन 2 बोल रहा है गिव द लिस्ट ऑफ द नेम दैट आर नॉट जनरली रिजर्व। तो 1 बोल रहा है 18 का कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, कि कौन सा नाम आप नहीं रख सकते। एंड सेक्शन 2 रूल नंबर 8 का सबसेक्शन 2 बोलेगा कि कौन से नाम ऑलरेडी रिजर्व है। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। फिर स्टेप नंबर 2 बोलता है कि इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। तो आफ्टर रिजर्विंग नेम आपको पता चल गया कि आप कौन से नाम रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, आपने नाम डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद यूज़र हैज़ टू फाइल फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 भर दिया, अभी फॉर्म नंबर 2 भरना है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो आप ये इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में LLP एग्रीमेंट होगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ LLP एग्रीमेंट इज़ मैंडेटरी एज पर सेक्शन 23। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। LLP एग्रीमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद इन रजिस्ट्रार इन ई फॉर्म विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो 30 दिनों के अंदर आपको फॉर्म नंबर 3 भरना है LLP एग्रीमेंट का, कि आपने कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड करी है कि पार्टनरशिप किस तरह से आपको रखनी है, वो सभी चीज़ें। The LLP shall be filed the statement of accounts and solvency in the prescribed form, which is this form। तो कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म नंबर 8। Who is the authority to grant compounding the of funds under the LLP Act? The central government। ठीक है, तो उनके पास पावर है। What is the time limit within LLP shall file annual return with the registrar? तो within 60 days of close of the फाइनेंशियल ईयर। फिर एवरी LLP शैल कीप
बुक्स ऑफ अकाउंट विच शेल कंटेन, तो ऑल ऑफ दिस में कौन सी चीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस, इन्वेंट्री, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, record of the asset and liability of the LLP, particulars of all sums of money received and expended by the LLP and the matter in respect which the receipt and expenditure take place। तो ये सभी चीज़ों को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना है। फिर है एट विच प्लेस द LLP शेल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो कहाँ पे मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। वेदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, नेम्स ऑफ पार्टनर्स एंड चेंजेस, इफ any statement of accounts and solvency of an actual return filed with the register can be inspected, so yes, it can be inspected by any person on payment of the prescribed fees। The books of account which LLP is required to keep shall be preserved for how many years, तो 8 साल तक उसको मेंटेन करके रखना है। LLP इनकॉर्पोरेट हुई उससे लेके 8 साल तक, मतलब 8 ईयर का उनके पास डेटा होना ही चाहिए। Who shall fix the remuneration of the auditor, तो both A and B, तो designated partner shall fix the remuneration, और as per the procedure laid down the LLP agreement भी उसमें LLP agreement में भी डिस्क्राइब करा गया होगा कि ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कितनी रखनी है। तो ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ एवरी LLP नॉट कंपलसरी, तो कौन सी LLP की ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो जिसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इन फाइनेंशियल ईयर 40 लाख और हुज कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख, तो उसकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, उसकी जो प्रॉफिट है वो 25 लाख से कम, मतलब ना ज़्यादा ना हुआ हो, तो उनको LLP को ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ द periodicity of the preparing a statement of account and solvency by the LLP within a period of 6 months from the end of the each financial year, 6 महीनों में उनको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। 81 सेक्शन और 4 शेड्यूल बोले थे, तो 4 शेड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल बोलता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, तो कौन कौन सी म्यूचुअल राइट्स है पार्टनर्स के बीच में, उनके ड्यूटीज़ कौन कौन सी है, वो सब डिस्क्राइब करा गया है। सेक्शन शेड्यूल 2 बोलता है कन्वर्जन ऑफ फर्म टू द LLP, कि कोई फर्म है उसको LLP में कन्वर्ट होना है, तो वो कौन सा शेड्यूल बताता है, शेड्यूल नंबर 2। फिर शेड्यूल नंबर 3 में है कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट कंपनी टू दी LLP, कोई प्राइवेट कंपनी है उसको LLP में करना है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि फर्म हो कि प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उसको कन्वर्ट करना है, या तो कोई भी LLP है उसके पीछे उसको नाम के पीछे ऐसे LLP लगाना कंपलसरी है, जिसे बोलो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड है, तो इस तरह से लिमिटेड LLP लगाना भी कंपलसरी है। फिर 4th शेड्यूल बोलता है कन्वर्जन टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द LLP, कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसको अगर LLP में कन्वर्ट होना है, तो 4th शेड्यूल में सभी चीज़ें बताई गई है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन किस तरह से होगा LLP का, कि LLP ख़त्म करनी है, तो 3/4 पार्टनर्स एग्रीज, अगर उसके उस पूरे पार्टनरशिप में LLP के 3/4 पार्टनर एग्री होंगे कि हाँ अभी LLP हमें ख़त्म करनी है, बंद करना है हमें पूरा फर्म, तो 3/4 पार्टनर एग्री होने चाहिए, तो ही LLP डिसोल्यूशन होगी। ठीक है, तो आई होप सो LLP के रिलेटेड थोड़े बहुत आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें है, स्पेशली उसका ईयर आपको याद रखना है और सेक्शंस याद रखने हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। फिर है कंपटीशन एक्ट 2002, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है CCI कंपटीशन एक्ट के लिए? इट वॉज ड्यूली कंस्टिट्यूटेड इन मार्च 2009। द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 MRTP एक्ट वॉज रिपील, वो बंद हुआ एंड रिप्लेस बाय द कंपटीशन एक्ट। तो पहले क्या था कि कंपटीशन फेयर वे में हो, एंड जो प्रोहिबिटेड फंक्शंस है कि कोई इस तरह से अमलगमेशन हो जाए, कि कोई एक्विजिशन हो जाए, कि जिसकी वजह से ऐसी कोई ट्रेड प्रैक्टिस हो कि जिसकी वजह से कस्टमर को नुकसान हो सकता है, तो वो सभी चीज़ों में रोक लगाने के लिए MRTP एक्ट था।
ठीक है, तो वो रिपील हो गया, उसको चेंजेस हो गया और उसके बदले कंपटीशन एक्ट आ गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द राघवन कमेटी। तो कमेटी भी पूछ सकते हैं, आजकल कमेटी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपटीशन एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम द 1 सितंबर 2009। तो पहले कौन सा था, तो एक बार देख लेते हैं। पहले MRTP एक्ट 1969 था, जो क्या करता था, प्रोहिबिटेड, जो रोक लगाता था किसके लिए, कि फर्स्ट मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, फिर था कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एंड थर्ड है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये इसके लिए था MTP, ये है RTP। तो इन दोनों का काम ये अभी कौन कर रहा है, कंपटीशन एक्ट 2002। एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कंपटीशन एक्ट कब से इफेक्टिव हुआ, 1 सितंबर 2009 से। फिर क्या था, तो कंपोजिशन किस तरह से CCI का, तो कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स हु वेल शैल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं कि कौन किसको फ्रेम, मतलब किस तरह से अपॉइंट हो रहा है। तो एक चेयरमैन होगा एंड 6 लोग होंगे, तो मतलब टोटल 7 लोग हैं, और कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द कमीशन इज़ अ क्वासी जुडिशरी बॉडी। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो CCI है वो क्वासी जुडिशरी बॉडी है, हु विच गिव्स ओपिनियन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड शैल आल्सो डील विथ अदर केसेस। द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर शैल बी होल टाइम मेंबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साइलेंट फीचर्स क्या है कंपटीशन एक्ट के लिए, तो एंटी एग्रीमेंट है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड कॉम्बिनेशन में ध्यान, ये सभी चीज़ों पर वो रोक लगाता है। एंटी एग्रीमेंट मतलब क्या, एनी इंडिविजुअल और एंटरप्राइज शैल नॉट डील इन द प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन दैट मे कॉज अ नेगेटिव इम्पैक्ट रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन इन इंडिया। तो नेगेटिव इम्पैक्ट करे इस कोई प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उस पर रोक लगाता है। फिर अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन in the event enterprise or their associate individual is found or include practices that are unfair or discriminatory in nature shall be considered as an abuse or dominant position। ठीक है, कि वो इस तरह से कोई चीज़ कर रहा है कि जिसकी वजह से वो खुद को सुपीरियर और बाकी कंपटीशन के लिए वो नुकसान कर रहा है। तो कंपटीशन नहीं होगा तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, तो वो अपना मनचाहा भाव वो कस्टमर से लेगा, तो उसकी वजह से कस्टमर को नुकसान हो जाएगा। तो वो सब चीज़ों पर भी वो रोक लगाता है। फिर है कॉम्बिनेशन में, एज पर द एक्ट कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज अ टर्म विच लीड्स टू एक्वाइजेशन और मर्जर, बट शुड सच कॉम्बिनेशन क्रॉस द लिमिट एज पुट फोर्थ बाय द एक्ट, then the parties involved would be under the scrutiny to competition commission of India। तो इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन वो करने नहीं देगा कि जिसकी वजह से अगर हम एग्जांपल ले, तो अगर कोई सिटी है या कोई शहर है जहाँ पे 2 न्यूज़पेपर ही आते हैं, एक X है एक Y है, अगर वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाए तो क्या होगा कि XY करके एक ही न्यूज़पेपर आ रहा है। तो अगर वो पहले 2 रुपये लेते थे सिंगल X, वो भी 2 रुपये लेते थे, अगर वो दोनों कंबाइन करके लेंगे तो अभी वो 5 रुपये चार्ज कर रहे हैं पब्लिक से, तो उनका तो फ़ायदा ही हो गया, लेकिन पब्लिक को तो नुकसान हो गया। तो वो इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन नहीं करने देंगे कि जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन ही नलीफाई हो जाए। डेफिनेशंस क्या है, कुछ डेफिनेशंस दी गई है कंपटीशन एक्ट में कि एक्विजिशन की डेफिनेशन क्या है, इज इट डिफाइंड एज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीमेंट टू एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट्स और द कंट्रोल एंड ऑफ द एसेट ओवर एनी एंटरप्राइज। एक्वायर कर ले, एक कंपनी है वो बी को एक्वायर कर ले, तो अभी बी पे हुई उसका सब राइट है कि वो उसके शेयर पे, उसके वो यहाँ पे अगर डायरेक्टर है तो उसके वोटिंग राइट्स पर, उसके एसेट पे पूरा का पूरा एक का कंट्रोल है। तो ठीक है, तो बी खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, सभी डिसीजन ए ही लेगा बी के लिए, तो वो भी हो गया। फिर है कार्टेल, मतलब क्या, अ कार्टेल इज डिफाइंड एज एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। एसोसिएशन एक प्रोड्यूसर का
or seller who limit the control of distribution, sell or promotion on the goods through an arrangement previously made. तो एक कार्टेल है, मतलब एक हम बोल सकते हैं एक समूह है जिससे किसका कि प्रोड्यूसर का और सेलर का कि वो कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को और सेल एंड प्रमोशंस को और का गुड्स का, ठीक है, जिसकी वजह से अरेंजमेंट सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो काला बाजारी मतलब बोलते हैं ना कि वो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जहाँ पे सभी चीज़ों को पहले से ही वो रख देते हैं कि जिसकी वजह से उनका मार्केट में शॉर्टेज हो जाए, एंड जब वो भाव हाई हो जाएंगे तो वो मार्केट में उसको लाएंगे। तो इस तरह से भी चीज़ें को रोक लगाना है। फिर है पोजीशन मतलब क्या? अ डोमिनेट पोजीशन मीन्स अ पोजीशन ऑफ पावर हेल्ड बाय एंटरप्राइज इन द रिलेटेड मार्केट। इट एनेबल द एंटरप्राइज टू फंक्शन फ्रीली एंड इन्फ्लुएंस द मार्केट टू इट्स डायरेक्शन। तो वो तो डोमिनेट पोजीशन जहाँ पे उसके पास पावर है कि वो प्रॉपरली मार्केट को रन कर रही। फिर है प्रीडेटरी प्राइसिंग, जहाँ पे इज वेयर द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिड्यूस टू वेल बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन। जहाँ पे हम बोलेंगे प्रीडेटरी प्राइस मतलब इस तरह से प्राइस होगी जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही होगी। कि अगर हम बोले एक एग्जांपल से, तो मार्केट में छोटू बिस्किट का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो 5 रुपीज़ का ही है, उससे कम में या उससे ज़्यादा लेंगे तो कस्टमर नहीं लेंगे। तो 5 रुपये है वो प्रीडेटरी प्राइस है कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। प्रीविलिंग प्राइस में मतलब वो एक चल रही है मार्केट में प्राइस, तो उसके हिसाब से ही सभी कंपटीशन में उसको अगर टिकना है तो वो 5 रुपये से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। रूल ऑफ रीजन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस जुरिडिक्शन, मार्केट इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन एंड ऑन द कंज्यूमर। फिर द एक्ट मेनली कवर्स दिस एस्पेक्ट। तो कौन कौन सी चीज़ें कवर करता है? प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज कॉम्बिनेशन, फिर रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन जहाँ पे एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन ऑफ सर्टेन साइज, ये सब चीज़ें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ CCI। तो ये सभी चीज़ें के बारे में वो कवर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो BNC नॉट बोला है, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो BNC नहीं है, BNC नहीं है, तो मतलब A and D है, तो A and D पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर अदर पार्टिसिपेंट इन इंसिडेंट्स एंड कनेक्टेड मार्केट। फिर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, तो ये है, तो डी आंसर है, डी तो है ही, ठीक है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो जहाँ पे डी है तो वो तो होना ही चाहिए, मतलब ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, नोट बोला है तो उसमें हमें लग रहा है अदर टू जनरली एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रोसीजर, तो ये सब चीज़ें तो नहीं है, तो सी तो होना ही चाहिए। एंड प्रोवाइड रिजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी ऑन द कनेक्टेड ऑपरेशंस, तो बी। तो ये सब चीज़ों के बारे में वो नहीं बताता, हमने देखा आगे की स्लाइड में कि कौन सी चीज़ों के बारे में वो कवर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो अभी कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ए एंड डी। तो टू prevent practice having an adverse effect on competition and ensure freedom of trade carried on by the participant in the market। तो ये सब चीज़ों के बारे में करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सेलर, ये नहीं है। एंड इम्पेड द टॉर्मेंट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, तो ये भी नहीं है। अगर हम एक चीज़ क्वेश्चन आपको अगर नहीं भी आता है ना, तो एक चीज़ हम कैंसिल कर देंगे ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस के लिए पता चल जाएगा। सी तो नहीं है, तो बी सेकंड निकल गया एंड फोर्थ चला गया। तो अभी आपको सिर्फ अगर नहीं भी पता है ना, तो इन दोनों में से ही आपको 50-50 चांस है कि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। फिर है मैचिंग क्वेश्चन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसका आंसर क्या है? कौन से है? 1875। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो कब आया? 2005। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो 2000 एंड कंपटीशन एक्ट कब आया? 2002। The amount of penalty for making a false statement to the competition commission by person who is party to a combination shall be between 50 lakh to 1 crore। ठीक है, तो कौन से अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है या पेनल्टी कितनी है कंपटीशन कमीशन के लिए? 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की। तो कंपटीशन एक्ट 2002 seeks to regulate A and B एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड मर्जर एंड अमालगमेशन। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए तो और एलिमेंट बोला कोपरा है।
फिर इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, द ट्रेड मार्केट एक्ट 1999 डज नॉट अप्लाई टू द सर्विस. The large industry house of and outside the preview of Competition Act 2002, there is no provision of curbing frivolous complaints under CPA. तो ये दो चीज़ों के बारे में भी आप अच्छे से लिख लीजिए, तो आपको पता हो कि ये सब चीज़ें फॉल्स है और ये ही सिर्फ ट्रू है. Which of the following statement is true? A and B ट्रू है. The Competition Commission of India CCI is headed by person having judiciary background and a definition of term good is defined. Competition Act 2002 is the same as given in the Sale of Goods Act 1930. हाँ तो ये भी सही है. Which of the following does not fall with the jurisdiction of MRTP Commission? तो फिर ये कौन सी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, क्योंकि इसके लिए कोपरा है. ये हो गया कॉम्पिटिशन एक्ट. अभी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में हम कवर करेंगे. तो डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहाँ पे दी गई है, सेक्शन 13 में जहाँ पे बोला है कि उसमें कौन सी चीज़ें कवर होती है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्शन एंड चेक. तो इसका सेक्शंस भी याद रखने हैं, सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्शन एंड सेक्शन 6 चेक के लिए. एंड इट डज नॉट इंक्लूड करेंसी नोट, हुंडीज, टी बिल्स एंड पोस्ट ऑफिस एंड मनी ऑर्डर. ठीक है, तो ये सब चीज़ें कवर नहीं होती, ये भी ध्यान रखनी है. सॉरी, इसेंशियल फीचर्स कौन से हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर और ड्रॉअर, इट मस्ट बी प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे. ठीक है, प्रॉमिसरी नोट है तो प्रॉमिस होगा एंड बिल ऑफ एक्शन है तो एक ऑर्डर होगा. तो प्रॉमिस और ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. इट मस्ट कॉल फॉर पेमेंट इन मनी एंड मनी ओनली, मनी के फॉर्म में ही होनी चाहिए. इट शुड बी कॉल फॉर पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फिक्स होनी चाहिए कि कितने पैसे, वो मुझे पैसे तुम्हें देने हैं, मैं ऐसा ऑर्डर देता हूँ, लेकिन पैसे की अमाउंट वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए सही वाली. द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट में बी पास इन टू वे, तो किस तरह से वो प्रॉपर्टी पास होती है, बाय मेयर डिलीवरी. ठीक है, डिलीवरी एक्चुअल में हो जाए एंड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. फिर प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 जहाँ पे फीचर्स कौन से है, इट मस्ट बी रिटन फॉर्म, इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, इट शुड बी साइंड बाय मेकर, द पेमेंट शुड बी मेड टू अ सर्टेन पर्सन एंड द सर्टेनिटी ऑफ द अमाउंट पेबल शुड बी देयर, इट शुड बी स्टैम्प, तो एक स्टैम्प भी होनी चाहिए उसमें. पार्टीज कौन कौन सी है टू द प्रोमिसरी नोट में, तो वो दो पार्टी है. द मेकर और ड्रॉअर कौन होगा, डेटर होगा जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा. द मेकर इज अ पर्सन हु मेक एंड साइन द नोट, ही एग्रीज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी. जो ड्रॉअर है, जो मेकर है प्रॉमिसरी नोट का, वो डेटर है. एंड पे एंड ड्रॉई कौन है, क्रेडिटर है. द पर्सन इन हुज फेवर इज प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन इज कॉल्ड पे. He also known as a drawee or promisee. Usually the drawee also the pay. In the above, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखनी है. प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस, तो ये सेक्शन 4 में था, ये 5 होगा. देयर इज़ ओनली 2 पार्टीज प्रॉमिसरी नोट में, एक होगा मेकर जो है डेटर एंड पे जो है क्रेडिटर. और यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे. फिर है कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय द मेकर, अनकंडीशनल होगी. कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है एंड ये अनकंडीशनल ऑर्डर है. टू द ड्रॉई टू पे अकॉर्डिंग टू हिज ड्रॉअर्स डायरेक्शन. नो प्रायर एक्सेप्टेंस इन नीडेड प्रॉमिसरी नोट में. एंड बिल पेबल आफ्टर साइट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई. तो ड्रॉई क्योंकि वो उसको ऑर्डर कर रहा है ना, तो वो एक्सेप्ट करेगा तो ही तो बिल ऑफ एक्सचेंज करे बराबर बनेगा. तो आफ्टर साइट उसका एक्सेप्टेंस ज़रूरी है. और इज एजेंट बिफोर इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉ इज़ प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट. तो सब जो मेन लाइबिलिटी हो मेकर की है जिसने प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हें पे करूँगा. द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर इज़ अ सेकेंडरी एंड द कंडीशनल अपॉन द नॉन पेमेंट बाय द ड्रॉई. तो वो सेकेंडरी है ड्रॉअर की, क्योंकि प्राइमरी तो उस पर ही आ जाएगी कि उसको एक्सेप्ट करेगा एंड उसके बाद ही उसको पेमेंट मिलेगी. नो नोटिस ऑफ डिसऑनर नीडेड एंड नोटिस ऑफ द डिसऑनर मस्ट बी गिवन बाय द होल्डर टू ड्रॉअर एंड इंटरमीडिएट एंड फोर्स टू होल्ड देम द लायबल देयरफॉर. फिर चेक एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. तो नेचर ऑफ ऑर्डर कैसे होगा, चेक कंटेन एंड एज ए ऑर्डर टू पेमेंट, ये एक ऑर्डर है
and promissory note contain an undertaking to pay money. Number of parties कितने हो गए? There are 3 parties of the check, drawer, drawee and pay. और यहाँ पे होगी सिर्फ 2 पार्टी, मेकर एंड पे. क्रिएटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन है? ड्रॉअर ऑफ द चेक इज एन क्रेडिटर. द मेकर ऑफ द नोट इज अ डेटर. यहाँ पे ये ध्यान रखना है. फिर द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट, द ड्रॉअर एंड द ड्रॉई कैन बी वन एंड सेम पर्सन. तो ये भी ध्यान रखना है कि दोनों सेम ही पार्टी हो सकती है. एंड दिस कैन नॉट बी द प्रोमिसरी नोट. तो ऐसा प्रोमिसरी नोट में नहीं हो सकता है कि जो मेकर है वो ही पे ही हो इस तरह से. द पेबल्स कौन है? चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन अ डिमांड. ठीक है, ऑन डिमांड है, जहाँ पे प्रोमिसरी नोट ऑन द अदर हैंड इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड. क्रॉसिंग, चेक कैन बी क्रॉस हो सकता है चेक, पर प्रोमिसरी नोट क्रॉस नहीं हो सकता. क्रॉस इन द सेंस कि चेक है, हम वहाँ पे क्रॉस लगा दे कि इसको दो, इसको पे करना, या फिर ये जिसको बोले उसको पे करना, इस तरह से. स्टैंपिंग, अ चेक नीड नॉट टू बी स्टैम्प, जहाँ पे प्रोमिसरी नोट को सफिशिएंटली स्टैम्प होना चाहिए. डिस्काउंटिंग में अ चेक कैन नॉट बी डिस्काउंट बट प्रोमिसरी नोट कैन बी डिस्काउंटेड. ठीक है. ग्रेस पीरियड कितना होगा? नो डेज ऑफ द ग्रेस इज अलाउड इन द चेक, जहाँ पे प्रोमिसरी नोट में 3 ग्रेसिंग डेज होंगे. फिर है बियरर. चेक इज पेबल टू द ऑर्डर बियरर एंड प्रोमिसरी नोट कैन नॉट मेड ऑन पेबल ऑन द बियरर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ प्रोमिसरी नोट? कौन सी स्टेटमेंट है एज अ प्रोमिसरी नोट के लिए बनी है? तो 4th वाली, आई एक्नॉलेज टू बी इंडेटेड टू यू ₹10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर अ वैल्यू रिसीव. ठीक है, ये सब देखें. आफ्टर माई मैरिज, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई. ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे बी फॉर बियरर ऑन 5,000, तो ये भी नहीं है. ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस, यहाँ पे आई प्रॉमिस टू पे 5,000 ऑन सीज डेथ, तो ये भी नहीं होगा. कंडीशन नहीं होनी चाहिए कोई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिजम्पशन अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? तो कौन सी चीज़ है? एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू द ट्रांसफरिंग. तो डेट, यहाँ मतलब डेट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए मनी के फॉर्म में, फिर स्टैम्प तो होनी चाहिए. तो नहीं, कौन सी होगी? तो एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल ऑफ द ट्रांसफरिंग. हु आर द पार्टीज टू द चेक? तो कौन कौन सी है? ए, बी एंड डी. ड्रॉअर, पे एंड होल्डर. फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? 1 and 3rd. द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड इज बिल ऑफ एक्शन इज कॉल्ड पे. एंड 3rd बोला है कि द हुंडी पेबल एट साइड इज कॉल्ड दर्शनी हुंडी. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. तो ये बोला ना 4th तो कि नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो ऐसा तो नहीं होता. फ्रीली ट्रांसफरेबल है तो 4th तो निकल जाएगा. तो 4th जहाँ पे है तो वो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट आंसर ही राइट हो जाएगा. फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो नन ऑफ द अबव इज नॉट ट्रू. तो सबकी सब क्या है? मतलब नॉट ट्रू, तो वो सबकी सब राइट है. स्टैम्पिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज नॉट मैंडेटरी, तो ये तो गलत है. फिर द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट द सर्टेन. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, टाइम सर्टेन होना चाहिए. फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो 2nd स्टेटमेंट ट्रू है. बिल ऑफ एक्शन इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर. फिर होल्डर एंड होल्डर ड्यू कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, मीनिंग क्या है? होल्डर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम to the position of negotiable instrument and recover or receive the amount due to their from the parties. ठीक है, होल्डर मतलब क्या कि जिसके पास एक्चुअल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी होल्ड करा हुआ है. एंड होल्डर इन ड्यूज कोर्स कौन है? इज ऑन द अदर हैंड मीन्स अ होल्डर हु टेक द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है कि ये गुड फेथ में होनी चाहिए. गुड फेथ इन द सेंस कि अगर वो टाइटल है जिसने उसको पास करा है, उसके पास खुद के पास एक्चुअल में गुड टाइटल नहीं है, लेकिन उसने नेक्स्ट पर्सन को पास कर दिया और उस पर्सन को नहीं पता था कि जिसने मुझे पास करा है उसके खुद के पास वो राइट नहीं है कि वो मुझे पास कर सके.
ठीक है, तो उसको पता नहीं है, तो वो गुड फेथ में वो होनी चाहिए। तो फॉर द कंसिडरेशन बिफोर इट्स ओवरड्यू एंड विदाउट एनी नोटिस ऑफ डिफेक्ट्स, उसको पता नहीं होना चाहिए उसमें कुछ डिफेक्ट है इन द टाइटल ऑफ द पर्सन हुज ट्रांसफर इज टू हिम। कंसिडरेशन may not be passed from the holder of the instrument. A person who claim to be holder in due course must show that he acquired an instrument for the consideration. Title holder of negotiable instrument does not acquire a better title than the person from whom they acquired the instrument. ठीक है, जिसने उसको इंस्ट्रूमेंट पास करा है उससे बेटर टाइटल उसको नहीं मिल सकता जिसके पास अभी होल्ड में है, होल्डर के पास। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वो गेट कर सकता है बेटर टाइटल, क्योंकि उसको तो गुड फेथ में ही वो चीज़ मिली है, उसको ऐसा लग रहा है। डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ एनी प्रायर पार्टीज टू द कस्टमर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको जो ट्रांसफ़र हुआ है वो उस जिसने पास करा है उसके खुद के पास गुड टाइटल नहीं था। लाइबिलिटी कैसी है? A holder of the instrument can enforce it against the person who has signed it and also against the transferee for whom the obtained. तो होल्डर है उसके पास कौन सी राइट है कि पर्सन हु हैज़ अ साइन, जिसने साइन करी है, एंड आल्सो अगेंस्ट द ट्रांसफर उसके पास ही राइट है। एंड होल्डर ऑन ड्यू कोर्स के पास ऑल प्रायर पार्टी, उसके पास तो सभी के पास जितने भी अगर 50-100 जितने लोग के पास से वो इंस्ट्रूमेंट पास हुआ है तो ऑल पार्टीज़ के साथ उसको राइट है कि वो अपना राइट मांग सकता है। फिर मैच्योरिटी, अ होल्डर में एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट इवन आफ्टर इट हैज़ बिकम द ड्यू फॉर द पेमेंट एंड अ पर्सन विल बी होल्डर इन ड्यू कोर्स ओनली इफ ही एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द अमाउंट मेंशन इन द बिकम द पेबल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मैच्योरिटी के वाला चीज़। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। The Information Technology Act was enacted in 17th May 2000. ईयर याद रखनी है। Provide legal recognition for electronic transaction and facilitates e-commerce. It was amended in 2008. Amendment Act के cast responsibility on body corporate sensitive personal data. Objectives क्या थे IT Act के? To amend various laws like Indian Penal Code, Indian Evidence Act, RBI एक्ट, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो जो पहले इवन सब बुक के फॉर्म में थे, मतलब उसको सबको ऑन पेपर सॉफ्ट कर दिया गया, मतलब कि वो एज जो इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्म में सभी चीज़ों को उसने लीगल कर दिया। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डेटा, टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर एंड for authenticity of any information or matter requiring authenticity under the law, to give legal recognition for keeping books of account by bankers in electronic form, to grant legal recognition for transaction carried out means of electronic commerce in place of paper based method, and to facilitate e-filing of document with government department, to facilitate and give legal sanction to electronic fund transfer between banks and financial institution। तो इन सब के लिए भी IT एक्ट और मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इन सभी चीज़ों को ई फॉर्म में करा जाए। कौन सी चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नॉट अप्लाई द एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सेप्ट चेक के अलावा। एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ विल अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, फिर एंटरजेन्योर डिपोजिशन बाय द सेल ऑफ कन्वे एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे नहीं होता, एंड एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द गेजेट। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे IT एक्ट लागू नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। अभी कौन कौन से सेक्शंस है? सेक्शन 65 क्या बोलता है? टेम्परिंग डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोरेज विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में किसी और का पर्सनल डेटा है उसको हम टेम्पर करें, छेड़छाड़ करें उसके साथ, तो कौन सी सज़ा है? पेनल्टी ऑफ 3 years एंड और 2 लाख तक की सज़ा है। फिर 67 क्या बोले? ऑफेंस एसोसिएट विद द कंप्यूटर्स और एनी एक्ट आउटलाइन इन सेक्शन 43। ऑफेंस एसोसिएट है सेक्शन 43 के साथ जो है वो 3rd year की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना, तो दोनों भी हो सकती है। सेक्शन 66B बोलता है डिसऑनेस्टली रिसीव अ स्टोलन कंप्यूटर। स्टोलन कंप्यूटर के लिए है
66 बी 3 साल की सज़ा और 1 लाख तक का जेल, दोनों भी हो सकते हैं। 66 सी बोलता है आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, किसी और की आइडेंटिटी आप ले रहे हो तो वहाँ पे 3 साल की सज़ा और 1 साल तक के फ़ाइन है, और दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 66 डी है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जहाँ पे 3 साल की सज़ा और 1 लाख तक का फ़ाइन है, दोनों भी है। 66 ई है इन्वेडिंग प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को हार्म कर रहे हैं तो 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख तक का फ़ाइन, और दोनों हो सकते हैं। फिर 66 एफ है साइबर टेररिज्म, जहाँ पे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है। 67 है कि सेंडिंग एक्सप्लिसिट ओपन्स मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक फॉर्म, किसी को गंदे गंदे कुछ वीडियोस भेज रहे हो तो 5 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का फ़ाइन है। 67 ए है सेंडिंग मटेरियल कंटेंट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो इसमें भी यही है 7 साल की सज़ा और 10 लाख तक का फ़ाइन। फिर 67 बी है डिस्पाइटिंग चिल्ड्रंस इन सेक्सुअल, मतलब कोई बच्चों के मतलब कुछ गंदे तरह से फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस बना के उसको इंटरनेट पर डाल देना, तो 7 साल की सज़ा और 10 लाख तक की जुर्माना। सेक्शन 67 सी है फेलियर टू प्रिजर्व एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएटरीज, तो 3 साल तक की सज़ा है एंड फाइन है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हो, आपको फ़ाइन वगैरह वाली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। In which among the following essential of the Information Technology Act is not correct statement, तो कौन सी करेक्ट नहीं है, तो कौन सी करेक्ट है, तो लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सही है, लीगल रिकॉग्निशन डिजिटल सिग्नेचर एंड जस्टिस डिस्पेंस सिस्टम ऑफ साइबर क्राइम, तो ये सब है। एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ कन्वेंस टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये नहीं है, हमने देख लिया। अंडर विच सेक्शन sets the information of 2000 update in 2008 stealing any digital asset और information the section 65। अभी लिखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। The RTI bill was passed by Parliament of India on 15th June 2005 and come into force with effect for 12th October 2005। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एम्पावर सिटीज़न टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ठीक है। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें बोलने का अधिकार है, सेक्शन 19 में बोला गया है ना कि हमें बोलने का अधिकार है, तो वो सब भी हमें जानने का अधिकार है, हमें सुनने का, हमें एविडेंस पाने का अधिकार है, तो वो सब पावर के अंदर हमें गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट लाया। द एक्ट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। The act also help in containing corruption in the government and work for the people in the better way. The act invests in building better information citizen who would keep necessary vigil about the functioning of the government machineries. तो गवर्नमेंट का काम किस तरह से एक्चुअल में होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में हमें आरटीआई एक्ट से हमें पता चलता है। फिर इम्पोर्टेंस प्रोविजंस कौन से हैं आरटीआई एक्ट के, तो वो देखते हैं। तो सेक्शन 2 बोल रहा है, कौन सी बात बोल रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी मीन्स पब्लिक। सेक्शन 2 में कौन सी बातें हैं? पब्लिक अथॉरिटी, मतलब आप कीवर्ड से ही ध्यान रखो, बाकी सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस तरह से कोई सेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो मैचिंग फॉर्म में होते हैं, तो कीवर्ड से आप इससे अच्छे से क्लिक कर सकते हो। मीन्स ऑल अथॉरिटी एंड बॉडीज अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी, द सिविल सोसाइटीज दैट आर substantially found directly or indirectly by the public funds are also fall within the ambit of RTI। तो मतलब किस के पास से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, तो पब्लिक अथॉरिटी में यही है सेक्शन 2। फिर सेक्शन 4 में कौन से आते हैं? द गवर्नमेंट हैज़ द मेंटेन एंड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट को सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो कौन सी बात बताई है? सेक्शन 4 में बोला गया है। फिर सेक्शन 6 में क्या बात बोली गई है? प्रिस्क्राइब अ सिंपल प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे सेक्शन 6 में कि हमें बताया गया है कि हमें किस तरह से अप्लाई करना है, कि हमें आरटीआई लगाना है तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो सभी चीज़ें बताई गई है। सेक्शन 7 में प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम बताया गया है कि हमने अप्लाई करा तो कितने टाइम में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर सेक्शन 8 में बोला गया है कि
ओनली मिनिमम इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जेम्प्टेड है कि हम उस पर आरटीआई नहीं लगा सकते। तो इस तरह से कोई मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम बोले कि नहीं हमें तो ये चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो हम वो उस तरह से इन्फॉर्मेशन वो नहीं ले सकते। फिर यही है 8 एंड सबसेक्शन 1 में अगेंस्ट द फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई। सेक्शन 2 प्रोवाइड डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स, है ना, ऑफिशियल सीक्रेट्स ये सभी चीज़ें। सेक्शन 19 बोल रहे हैं 2 टायर मैकेनिज्म फॉर अपील। तो हम अपील क्या कर सकते हैं कि हमने आरटीआई करा और हमारा आंसर जितने टाइम में आना चाहिए, कि बोला होगा कि 30 दिन में आएगा, 50 दिन में आएगा, कितने दिन में आ रहा है, तो उसके लिए अगर वो आरटीआई फाइल करी और हमें अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा है तो हम किस तरह से आगे जा सकते हैं, किसको आगे बोल सकते हैं, तो वो बोला है 2 टायर सेक्शन 19 में। 20 में बोला है प्रोवाइड्स पेनल्टीज़ इन केस ऑफ फेलियर। पेनल्टीज़ के बारे में बोला है कि सेक्शन 20 में कि हमने वो फेल कर गए, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो फेल कर गई हमें इंफॉर्मेशन देने में, इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, और इनकरेक्ट दिया, इनकम्प्लीट दिया, मिसलीडिंग दी, तो उसके लिए उनको पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 23 बोल रहे हैं लोअर कोर्ट्स आर बैरिड फ्रॉम एंटरिंग सूट्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, सेक्शन 23 बोल रहा है कि कौन उसमें एप्लीकेबल होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले सेक्शन 6 में थोड़ा देख लेते हैं अभी कि सेक्शन 6 बोल रहा है कि हम कैसे अप्लाई करना है। तो पर्सन किस तरह से अप्लाई कर सकता है कि वो हैंड रिटन भी दे सकता है, टाइप करके भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, कि किस तरह से मिनिमम 10 रुपीज़ की अमाउंट से वो पे करके वो अपनी इंफॉर्मेशन उसको ले सकता है। फिर नेक्स्ट है कि सेक्शन कौन सी बोली थी हमने, 19 कि अपील कैसे करनी है। ठीक है, सेक्शन 19 जो मेन सेक्शन है वो फिर से बता दे रही हूँ कि अपील कैसे करनी है, किसको करनी है, वो सब चीज़ें। फिर सेक्शन 20 बोल रहा है पेनल्टी के बारे में कि कितनी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अपील किसको करनी है यहाँ पे, PIO। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, पेनल्टी का क्या सिस्टम है कि अगर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है या मिसलीडिंग दे रहा है तो उसको ₹250 पर डे के हिसाब से और मैक्सिमम 25,000 तक। ठीक है, प्लस ठीक है 100 डेज तक उसको देना है इस तरह से। मेन तो आपको याद रखना है कि पेनल्टी कितनी है, 250 रुपये है पर डे के हिसाब से और मैक्सिमम अमाउंट 25,000 है, ये याद रखना है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी बात आपको एक्स्ट्रा भी बता दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। कौन सी बात ट्रू है, A, B, C and D all the true। तो operationalize the fundamental rights to information। फिर to set up system and mechanism that facilitate people's easy acceptance to the information, promote transparency and accountability to the government, to minimize corruption and insufficient in public officer and ensure public participation in government and decision making। तो ये बात भी right है। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द आरटीआई। कौन सी बात करेक्ट नहीं है ये मेरे यार, तो A, B and E करेक्ट नहीं है। मतलब रिप्लाई टू इंफॉर्मेशन आस्क इज गिवन विद इन 30 days, देयर इज़ अ नॉमिनल एप्लीकेशन फीस और नीड टू पे इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक, तो ये बात सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बोला है पर पेज नहीं है, पूरी एप्लीकेशन देने के लिए 10 रुपये ही है, तो ये तो गलत हो गया। फिर आरटीआई एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 13 अक्टूबर 2005। तो देखिए डेट में बोला था ना, कब आया था कि 13 नहीं है 12 अक्टूबर है, तो एक दिन से डेट में भी कितना फ़र्क हो गया है ना, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा नहीं तो।
और ये सेकंड है, एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो गवर्नमेंट हो सकती है लेकिन प्राइवेट के पास से हमारा राइट नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है सिर्फ हमसे ये अधिकार है आपको कि आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, प्राइवेट लोगों के पास नहीं मांग सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में कौन सी चीज़ नहीं आती है? लॉग बुक्स आएंगे, सर्कुलर्स आएंगे एंड डेटा मटेरियल्स हेल्ड एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो हम किस किस का मतलब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं? तो हम उनसे लॉग बुक्स मांग सकते हैं, सर्कुलर्स मांग सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में CD वगैरह भी मांग सकते हैं, लेकिन फाइल नोटिंग्स इन प्रोसेस नहीं मांग सकते। RTI एक्ट कम इनटू फोर्स 12 अक्टूबर और 10 रुपीज़ इसकी फीस है। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट? तो 30 डेज में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर किसी की लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो 48 आवर्स में मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फर्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज एनी एंड ऑल द राइट एसोसिएट विद इट इंटेंजिबल एसेट owned by the person or company and protected against use of without consent। ठीक है कि इंटेंजिबल एसेट है और विदाउट कंसेंट हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो वो सभी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाएंगी। Intangible asset refer to the non-physical property including right of ownership to in intellectual properties। उसके एग्जाम्पल पैटर्न, डोमेन नेम, इंडस्ट्री डिज़ाइन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इन्वेंशन, मॉरल राइट्स, डिबेट्स, डेटाबेस इंफॉर्मेशन, वर्क्स ऑफ ऑनरशिप, सर्विस मार्क्स, लोगोस, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, बिजनेस ऑफ ट्रेड नेम्स, कमर्शियल सीक्रेट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कभी कभी यहाँ से भी इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आएंगी नहीं आएंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो मेन तो राइट में प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट। तो पेटेंट फर्स्ट, तो पेटेंट एक्ट 1970 एंड वो अमेंड हुआ था 2006 में, तो उसका पीरियड 20 ईयर्स का होता है। जहाँ पे बोला है पेटेंट मतलब कौन कौन सी चीज़ का पेटेंट कर सकते हैं? डिज़ाइन का पेटेंट करवा सकते हैं, प्लांट पेटेंट हो सकते हैं, यूटिलिटी पेटेंट हो सकती है। डिज़ाइन में प्रोटेक्शन फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिवाइस और इन्वेंशन, ऑर्नामेंट्स ऑफ डिज़ाइन पेटेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट शेप। ठीक है, कोका कोला की बॉटल है उसका भी पेटेंट है कि इस तरह से नहीं बना सकते, कोई भी इमोजीज है या फॉन्ट्स है ऑफ इन सभी चीज़ों का हम डिज़ाइन की भी पेटेंट बन जाती है। फिर है प्लांट, जहाँ पे वो सेफ गार्ड्स फॉर द न्यू वेराइटीज ऑफ द प्लांट। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पेटेंट इज पेस्ट फ्री वर्जन ऑफ फ्रूट ट्रीज बट इन्वेंशंस में आल्सो वन डिज़ाइन पेटिशन इफ ट्रीज हैज़ बी यूनिक विजुअल प्रॉपर्टीज़। तो ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी। प्लांट का भी पेटेंट होता है कि प्लांट की कोई न्यू वेराइटी उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन करके हाइब्रिड करके कोई नया प्लांट बनाया है तो उसका पेटेंट करवा दे। यूटिलिटी पेटेंट में कौन सी चीज़ें आएंगी? जो सर्व अ प्रैक्टिकल पर्पस एंड यूजफुल प्रोटेक्शन दे रही है, जहाँ पे एग्जांपल इंक्लूड्स व्हीकल सेफ्टी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स। दिस वाज द फर्स्ट एंड स्टिल द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द पेटेंट लॉ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्रेडमार्क, जहाँ पे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 लागू है। इसमें ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स लोगो, साउंड वर्ड्स, कलर, सिंबल यूज बाय company to distribute this service or product. Trademark example include Twitter logo, McDonald's golden arch and the font size of the Dunkin. फिर although patent protects one product, trademarks may cover group। बोले ना पेटेंट क्या है कि एक प्रोडक्ट को कवर कर रहा है, जहाँ पे ट्रेडमार्क तो पूरी ग्रुप को कवर कर रहा है। ठीक है, फिर द लेमन एक्ट आल्सो कॉल्ड द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ द 1946 गवर्न्स ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड सर्विस मार्क। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पे पूछा जा सकता है, तो ये एक वर्ड याद रख लीजिएगा। फिर कॉपीराइट एक्ट 1957 अमेंडेड इन 2012। कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अनलाइक पेटेंट एंड कॉपीराइट्स मस्ट बी टेंजिबल। For the instance, you can't copyright an idea, but you can write down the original speech, poem or songs and get the copyright। ठीक है, कि वो ऐसा ज़रूर नहीं है कि वो एज इंटेंजिबल फॉर्म में ही हो। कुछ हमने एक पोएम लिखी, वो एक पेज में लिखी है और हमें उसको कॉपीराइट करवाना है, तो वो भी हम करवा सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट में क्या? आर द कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इजंट पब्लिक, हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैरीज इंफॉर्मेशन। दे मे बी कौन कौन सी ट्रेड सीक्रेट हो सकती है? फार्मूलाज है, रेसिपीज़ है और प्रोसेस यूज टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ट्रेड सीक्रेट ये हो सकती है
है ना, कि को मैगी मसाला है तो उसका मसाले का ट्रेड सीक्रेट है, कोका कोला है तो उसका भी सीक्रेट है, फॉर्मूला है उसका, तो वो सब ट्रेड सीक्रेट में आ जाएगा। द फर्स्ट ऑफेंस फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट कैन बी द मैक्सिमम ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म ऑफ 3 साल तक की सजा एंड 2 लाख तक का फाइन हो सकता है। डैमेज में क्या, ऑर्डिनरी डैमेज में कौन सी चीज़ें हैं, अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द इवेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल डैमेजेस में कौन सी होंगी, द कंस्टिट्यूट डायरेक्ट लॉस सफर बाय द अग्रेसिव पार्टी ऑन ऑकर ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस कौन सी है, देर आर क्वाइट हैवी, एग्जाम्पलर में क्वाइट हैवी अमाउंट एंड आर अवॉर्डेड बाय द वे ऑफ द पनिशमेंट ओनली, ठीक है, तो उसमें सिर्फ पनिशमेंट ही हो सकती है। फिर नॉमिनल डैमेजेस कौन से हैं, नेवर ग्रांटेड बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन और फॉर द लेस। नॉमिनल डैमेजेस में कौन से आगे कि 1-2 रुपये तक की डैमेजेस होते हैं, वो सब नॉमिनल डैमेजेस आ जाएंगे। Which one of the following is not included in term of the work under the Copyright Act 1957? तो सिनेमोग्राफिक फिल्म है, साउंड रिकॉर्डिंग है, ड्रामेटिक वर्क है, ये सब आएगी, लेकिन लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये सब कॉपीराइट में नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमन चीज़ें आ जाएंगी। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है, पेटेंट के लिए हमें अप्लाई करना है तो किसका सीक्वेंस, तो फर्स्ट सी, the first investor of the work who claim to be true and first owner of his legal representative. फिर D, for each invention separate application for patent shall be made. फिर the true and first owner shall apply in form and legal representation of true owner shall apply in form 2. And B last कि a complete simplification shall be filled with a fee of 50 and within 12 months from the date of filing the application. तो ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस है कि पैटेंट के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 है, पैटेंट्स आर डिफाइंड एज मोनोपोली राइट्स विच वन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन ऑफ द लिमिटेड पीरियड विद दैट इज 20 ईयर and the purpose of granting patent is to encourage invention by promoting their protection and utilization so as to contribution to the development of the industry। तो दोनों बात सही है, ठीक है। तो 20 साल का पीरियड है, 20 साल के बाद उसे फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा कि 20 साल के बाद अगर वो नहीं करवाएगा तो उसका जो पैटेंट है वो कोई और इस्तेमाल कर सकता है। फिर है असर्शन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज राइट टू द ट्रेडमार्क ऑनर। Trademark is a recognizable sign, design or expression which identify products or service of a particular source from those who others are used to claim exclusive property rights to products or the service। तो दोनों बात सही है एंड रीज़न है वो assertion को properly explain कर रहा है। Intellectual property rights protect the use of information and ideas that are of the commercial value। Which of the following is not प्रिजम्पशन अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? तो डेट, कंसिडरेशन, स्टैम्प, ये होना चाहिए एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू द वारंटी? वारंटी के साथ क्या कौन सी चीज़ कनेक्टेड है? इन केस ऑफ ब्रीच द एग्रीव पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। चूज द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द कैटेगरी ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड IPR डज नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट एंड मोरल राइट्स। तो दोनों, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैटेंट? नॉट, तो ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। अ पैटेंट इज अ लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन दैट आर न्यू एंड नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। पैटेंट ग्रांट्स पैटेंट होल्डर एक्सक्लूसिव राइट, ये सही है। एंड इंडियन पैटेंट एक्ट 1970 वॉज अमेंडेड एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2005। फिर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जहाँ पे सेक्शन 4(1) बोल रहा है, अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइन दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन फॉलोइंग मैनर। A contract of sale of goods is a contract where the seller transfer or agree to transfer the property goods to the buyer for a price। Essentials क्या है, मतलब कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज
ट्रांसफ़र और एग्रीमेंट टू द ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ द गुड्स की होनी चाहिए. गुड्स मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नेसेसरली गुड्स. सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज इज नॉट कवर्ड इन अंडर दिस एक्ट. एंड कंसिडरेशन इज प्राइस. प्राइस एज कंसिडरेशन फॉर्म में होनी चाहिए. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी इन रिटन और बाय वर्ड्स और इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट्स टू द पार्टीज. ऑल द essential of the valid contract must be present. Existing goods मतलब क्या? Goods which are physically in existence and which are in the seller's ownership. ठीक है, प्रेजेंट होने चाहिए अभी के फॉर्म में. एक्सिस्टिंग गुड्स मतलब where the seller in the owner and he has the general proper in the them. फ्यूचर गुड्स मतलब क्या? नाम से पता चल रहा है. गुड्स टू बी मैन्युफैक्चरर अभी बन रहे हैं, इन प्रोसेस में. प्रोड्यूस और एक्वायर बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 6. दिस गुड्स मे बी आइदर नॉट येट इन एक्सिस्टेंस और टू बी एक्सिस्टेंस बट नॉट येट एक्वायर बाय द सेलर. अभी सेलर के पास भी नहीं है, अभी बने ही नहीं है, वो इन ट्रांसिट है. कंटिंजेंट गुड्स कौन से होंगे? Through a type of future goods, these are the goods in acquisition of which by the seller depend upon the contingency which may or may not happen. Difference between sell and agreement to sell. तो sell मतलब क्या? Ownership pass to the buyer and agreement remain with the seller. Agreement to sell में अभी भी seller के पास right है. इट इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. रिस्क ऑफ द लॉस फेल टू द बायर क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया उसको ऑनरशिप, और रिस्क अभी भी यहाँ पे सेलर के पास होगा. सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स. यहाँ पे सेलर रीसेल नहीं कर सकता, यहाँ पे सेलर कैन रीसेल द गुड टू द थर्ड पार्टी. इट कैन बी इन केस ऑफ एक्सिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स एंड इट कैन बी केस ऑफ फ्यूचर एंड अनसर्टेन गुड्स. In case of a breach of contract, seller can sue for price of the goods, and in case of breach of contract, seller can sue only for the damages. The seller is only entitled to retable dividend of the price due to the buyer become the insolvent. अगर buyer insolvent बन जा रहा है और सेलर है वो अनपेड रह जा रहा है, तो वो सिर्फ प्राइस के लिए ही क्लेम कर सकता है. जहाँ तक सेलर में रिफ्यूज़ टू सेल द गुड्स टू द बायर एंड विदाउट द पेमेंट इफ़ द बायर बिकम द इंसॉल्वेंट. यहाँ पे वो गुड्स वापस ले सकता है एग्रीमेंट टू सेल में. अभी कंडीशन एंड वारंटी के बीच की डिफरेंस. कंडीशन इज़ अ स्टिपुलेटिव विच इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशन तो वो सब चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक करी गई है कॉन्ट्रैक्ट के लिए. And warranty is a stipulation which is only collateral and subsidiary to the main purpose of the contract. Breach of condition give the aggrieved party to right to sue the damages as well as right to the repudiate the contract. ठीक है, जो अगर ब्रीच हो रहा है कंडीशन का, जो डिस्क्राइब करी गई है उस तरह से चीज़ नहीं आई है, तो जो पार्टी एग्रीव पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है वो स्यू कर सकते हैं डैमेजेस के लिए, एंड एज वेल एज वो कॉन्ट्रैक्ट को भी ख़त्म कर सकती है. जहाँ पे वारंटी में अब ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स ओनली राइट टू स्यू ऑफ द डैमेजेस. यहाँ पे सिर्फ उसको डैमेजेस के लिए ही राइट है. अब ब्रीच ऑफ द कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. तो ये भी आपको ध्यान रखनी, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है. कौन सी कंडीशन से इम्प्लाइड कंडीशंस है, ये तो होनी ही चाहिए. कंडीशन एज टाइटल, जिस तरह से टाइटल मेंशन है उस तरह से चीज़ मिलनी चाहिए. सेल बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिखा है इस तरह से ही मिलनी चाहिए चीज़. कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ द फिटनेस, चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो हार्मफुल ना हो. कंडीशन एज टू मर्चेंडेबिलिटी, के वो प्रॉपर यूसेज में होनी चाहिए. कंडीशन टू इम्प्लाई बाय द कस्टम्स, जिस फॉर्म में हमने बोला कि आपको ट्रेन से भिजवाना है तो आपको ट्रेन से ही भिजवाना चाहिए, आप फिर बस से या शिप से नहीं भिजवा सकते. सेल बाय सैंपल, जो आप गेहूँ लेने जाते हो तो पहले जो सैंपल में आपने गेहूँ पसंद करे वही सैंपल वाले गेहूँ आपको घर पे डिलीवर होने चाहिए. अगर वो नहीं हो रहे तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो. कंडीशन एज टू होलसमनेस, चीज़ प्रॉपर यूसेज में होनी चाहिए, हार्मफुल नहीं होनी चाहिए. डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर मतलब क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल है जहाँ पे बोल रहा है कि बायर को बोल रहा है लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर सब जब चीज़ें ले रहा है तो उसको अवेयर होना चाहिए. इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू केयरफुल वाइल परचेसिंग द गुड्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट. एंड द एब्सेंस ऑफ द इंक्वायरी फ्रॉम द बायर, द सेलर इज़ नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज एवरी डिफेक्ट इन द गुड्स ऑफ विच ही मे बी कंटिजेंट.
पे अनपेड सेलर सेक्शन 45 याद रखना है। अ सेलर ऑफ गुड इज़ डीम्ड टू बी अनपेड सेलर व्हेन, कब माना जाएगा कि वो अनपेड है, जब उसको होल अमाउंट नहीं मिली या फिर उसको अमाउंट के बदले जो बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है तो वो सब कंडीशन उसको फुलफिल नहीं करी या फिर वो चीज़ें डिसऑनर हो गई है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के कौन से है? अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो अगेंस्ट गुड्स कौन से है? वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ पास टू द बायर, अगर बायर को वो प्रॉपर्टी पास हो गई है तो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, राइट ऑफ द रीसेल। अगर प्रॉपर्टी बायर को पास हो गई है तो उसको वापस वो जब्त कर सकता है, या तो वो रास्ते में ही रुकवा सकता है या तो फिर वो उनको वापस से सेल आउट कर सकता है। एंड अगेंस्ट द बायर कौन सी है कि प्राइस के लिए सूट कर सकता है एंड डैमेजेस के लिए सूट कर सकता है। इन शॉर्ट में ये सभी चीज़ें आपको इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये सिर्फ एक रिवीजन पर्पस के लिए है आपको, कि आपको सब चीज़ें अच्छे से याद आ जाए, क्योंकि हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं ना अभी, इसलिए। फिर एक्चुअल डिलीवरी मतलब सेकंड, फिजिकल हैंडलिंग ओवर द पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या होगी? 4, एक्नॉलेजमेंट बाय द थर्ड पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स टू होल्ड देम ऑन द बिहाफ ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ द बायर। एंड सिंबॉलिक डिलीवरी कौन सी होगी? डिलीवरी ऑफ मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। एंड डिलीवरी की डेफिनेशन है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। Which of the following statement are true about the contract of bailment? तो bailment के लिए hiring of banks local is a contract of the bailment, ठीक है। actionable claim मतलब कौन सी? 4th, recoverable only means of the suit for or action in a court of law। appropriation of goods मतलब क्या होगा? 3rd, separating goods sold from other goods so as to determine identify the actual goods to the delivery। and existing goods मतलब होगा 2nd, goods owned by the seller at the time of the making of the contract। and future goods की definition में तो first, goods to be manufactured after the making the contract। which of the following is not applied? implied condition is not an important in contract of the sale। तो condition has to free from the encumbrances, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ फिटनेस, मर्चेंटिलिटी एंड होलसमनेस तो होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ द अनपेड सेलर मतलब क्या? द पर्सन हु हैज़ सोल्ड द गुड्स बट नॉट येट रिसीव द प्राइस। फिर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप मतलब क्या? 2nd, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी मतलब 4, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एंड प्रोमिसरी नोट मतलब क्या? 1, negotiable instrument। according to sale of goods act which two of the following are defined as a good? good मतलब क्या? गुड की मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ग्रोइंग क्रॉप्स दोनों आए जाएंगे। एक्शनेबल क्लेम एंड बुक डेट्स नहीं आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स? तो कंडीशन के बारे में कौन सी चीज़ सही है? ए एंड बी के टाइटल होनी चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट? तो स्पेसिफिक गुड्स है, अनसर्टेन गुड्स है, असर्टेन गुड्स है। फ्यूचर गुड्स इसमें ऑनवर्ड आउट है। द इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल damages for liability incurred which is not absolute। साइबर क्राइम तो ए का 4, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डॉक्टरेट ऑफ केविट एम्प्टर तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डिसऑनर ऑफ बिल तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड पैटर्न है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डॉक्टरेट ऑफ केविट एम्प्टर मतलब क्या? बायर शुड बी बीवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग। फिर assertion reasoning, consumer need to give a legal protection against certain trade practice and business method। reason है protection as per the market force and caveat emptor is not enough, a perfectly competitive market is an economist's dream and consumer sovereignty in myth। तो both statement arise and R is not the right explanation of the A। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी हेल्प हुई होगी आपकी रिवीजन में। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी इसका पार्ट 2, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट में और भी चीज़ें कवर होती हैं ना, जीएसटी है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो इस वीडियो पे बहुत सारा आप अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।